पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यूहाओ और तांग वुतोंग सही समय पर आकर शू सांशी और उसके साथियों को बचा लेते हैं। अब आगे देखेंगे। जहां तक उस क्लास 9 सोल इंजीनियर की बात है जो बाहर छिपा था, हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग ने अपनी मार्शल सोल फ्यूजन की नई ताकत उसी पर आजमाई। दोनों ने मिलकर हेवनली एम्परर्स हैमर का एक वार किया। जैसा कि सोचा जा सकता था, वह इतनी जबरदस्त मार से बच नहीं सका, भले ही उसके पास कई डिफेंसिव सोल टूल्स थे। असल में हुओ यूहाओ को लगा कि यह अफसोस की बात है कि उन्होंने उसे इतनी जल्दी खत्म कर दिया। आखिर क्लास 9 सोल इंजीनियर सच में चलता फिरता खजाना होता है। उसके पास जरूर कई कीमती सोल टूल्स होंगे, लेकिन वह आसमान से नीचे गिरकर मर गया, इससे पहले कि हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग उसकी चीजों को देख भी पाते। शू संशी सिंहासन पर बैठा था। उसकी मां स्वे लिंगसुन उसके पास खड़ी थी, जबकि हुओ यूहाओ और बाकी लोग हॉल के दोनों तरफ खड़े थे। जनरल्स और मंत्रियों ने दूर रहते हुए भी जो हुआ था उसे साफ देखा था। अभी भी हॉल के अंदर तापमान काफी कम था। हर मंत्री और जनरल अंदर आते ही कांपे बिना नहीं रह सका। जिन मंत्रियों और जनरल्स की कल्टीवेशन अच्छी थी, उनके लिए यह थोड़ी सहने लायक थी, लेकिन जो सोल मास्टर्स नहीं थे, उन्हें तो मजबूरी में कांपते हुए हॉल में बाकी लोगों के आने का इंतजार करना पड़ा। स्वे कुई और स्वे लैंग को हुओ यूहाओ ने बांधकर हॉल के बीच में फेंक दिया था। दोनों ने सिर झुका रखा था और बिल्कुल चुप थे। जहां तक उन दूसरे सोल मास्टर्स की बात है, जिन्हें आइस स्कल्पचर्स में बदल दिया गया था, वे अभी भी वैसे ही खड़े थे, ठीक उसी लड़ाई की मुद्रा में जैसे वे जमने से पहले थे। यहां क्या हुआ? यही सवाल हर किसी के मन में था। उनमें से कई मंत्री और जनरल्स स्वे कुई और स्वे लेंग को पहचानते भी थे। असल में कुछ लोगों के चेहरे पर जो वे देख रहे थे, उसे देखकर नाराजगी भी झलक रही थी। प्रिंस रीजेंट, यहां क्या हुआ? स्वे कुई और स्वे लेंग यहां क्यों हैं? और इतनी सारी आइस स्कल्पचर्स का क्या मतलब है? प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ा और एक घुटने पर झुककर पूछने लगा। वह अब और सह नहीं पा रहा था और सच्चाई जानना चाहता था। उसने दोनों घुटनों पर नहीं झुका क्योंकि शू संशी अभी एम्परर नहीं था। शू संशी ने शांत और गंभीर चेहरे से पूछा, प्राइम मिनिस्टर, क्या आप जानते हैं कि ये दोनों अपराधी कौन हैं? प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया, हाँ, मैं इन्हें जानता हूं। ये ड्यूक स्वेलेंग है, तियनही प्रोविंस का प्रोविंशियल गवर्नर, और दूसरा ड्यूक स्वे कुई है, लुओ अन प्रोविंस का प्रोविंशियल गवर्नर। लेकिन ये, शूसंशी ने सीधा कहा, क्या आपको अभी भी समझ नहीं आया कि इन्हें इस तरह क्यों बांधा गया है? ये 30 से ज्यादा आइस स्कल्पचर्स इन्हीं दोनों के लाए हुए लोग हैं। उनमें 5 टाइटल्ड डुलुओ भी थे। क्या आप यहां फर्श पर जलने का निशान देख रहे हैं? ये जुएकुई के उन्हीं लोगों में से एक का निशान है जिसे हमने मारा। अगर आप हमारे कुछ गार्ड्स को हॉल के बाहर तलाश करने भेजेंगे, तो शायद आपको एक क्लास 9 सोल इंजीनियर की लाश भी मिल जाएगी। एक्सू सांशी की बात सुनकर सबके मुंह खुले रह गए। वह साफ तौर पर क्लास 9 सोल इंजीनियर की बात कर रहा था, और हर कोई जानता था इसका क्या मतलब है। जिन मंत्रियों और जनरल्स ने पहले नाखुश होकर देखा था, वे अब और भी ज्यादा हैरान थे। ये बात सब जानते थे कि श्रेक एकेडमी को छोड़कर, जहां 1-2 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स थे, बाकी सारे क्लास 9 सोल इंजीनियर्स सन मून एम्पायर के थे। जुएकुई और जुएलेंग सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर को अपनी बात मानने के लिए नहीं ला सकते थे। इसका मतलब साफ था। आखिर डूलिंग एम्पायर का पूरा पैलेस अभी अभी सन मून एम्पायर ने नष्ट किया था और पूरे रॉयल फैमिली को मार डाला था। पूरा डाउलिंग एम्पायर सन मून एम्पायर से नफरत करता था। रबिश, कोई क्लास 9 सोल इंजीनियर नहीं था, और अगर था भी तो वह तुम्हारी तरफ का होगा। नहीं तो तुम इतनी कम संख्या में हमें कैसे हरा देते? हमारे साथ इतने सारे टाइटल्ड डॉलुओ थे। एक्स्यू लेंग ने गुस्से में एक्स्यू सांशी की बातों को झूठ बताया। वह जानता था कि अगर उसने मंत्रियों का समर्थन न हासिल किया तो उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं। शू संशी खड़ा हुआ और सीढ़ियों से नीचे उतरा। स्वे लेंग, क्या तुम मेरे बैकग्राउंड से परिचित हो? स्वे लेंग ने मुंह फेर लिया। शू संशी बोला, मैं श्रेक एकेडमी से हूं, और इस पीढ़ी के श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स में मेरी गिनती होती है। कुछ समय पहले सन मून एम्पायर की सेना श्रेक सिटी के बाहर डेरा डाले हुए थी। जहां तक तुम्हारे साथ आए लोगों को खत्म करने की बात है, तुम्हें बस एक नाम सुनना होगा और यकीन हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं। ये कहते हुए वह हुओ यूहाओ की तरफ बढ़ा और बोला, ये मेरा जूनियर ब्रदर है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इसे पहले मिल चुके हैं। तो चलिए, मैं इसका नाम बता देता हूं। इसका नाम है हुओ यूहाओ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब इसे जानते होंगे। हुओ यूहाओ? प्राइम मिनिस्टर ने खुद से पूछा, लेकिन तुरंत ही उसका चेहरा हैरानी से बदल गया। योर हाइनेस,
आपने ही तो बताया था कि कोई व्यक्ति सन मून एम्पायर को 10 वन ऑन वन बैटल्स की चुनौती देकर 7 लगातार लड़ाइयां जीत गया था और वॉर गॉड एम्प्रेस को हार मानने पर मजबूर कर दिया था। वह व्यक्ति आइज ऑफ द असुरा स्पिरिट आइस डुलवो हुओ युहाओ ही था, सही? शूसंशी ने सिर हिलाया। हाँ, यही हुओ युहाओ है। इसके अलावा युहाओ ने पुष्टि की है कि हमारे पैलेस पर हमला करने वाले और रॉयल फैमिली को लगभग खत्म करने वाले लोग इंपीरियल ड्रैगन सॉल इंजीनियर लेजियन और ईविल टायरेंट सॉल इंजीनियर लेजियन थे, सन मून एम्पायर की 2 बीस्ट लॉर्ड रैंक सॉल इंजीनियर लेजियन। यूहाओ और वुटोंग ने उनका पीछा किया और आधे से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया। उन्होंने इंपीरियल ड्रैगन सॉल इंजीनियर लेजियन के लेजियन कमांडर को भी मार दिया। क्या मजाक है? ज़ुएकुई चिल्लाया। तुम्हें पता भी है सन मून एम्पायर की बीस्ट लॉर्ड रैंक लीजेंस कितनी ताकतवर होती हैं? वे हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन का हिस्सा हैं, सन मून एम्पायर की सबसे शक्तिशाली सेना। तुम कहना चाहते हो कि ये दोनों मिलकर उन लीजेंस को हरा सकते हैं जिन्होंने हमारे पैलेस को नष्ट किया? क्या उनके लिंक्ड सोल टूल्स सिर्फ दिखावे के लिए हैं? शू सनशी, तुमने तो सीमा ही पार कर दी। अंतिम वाक्य में उसने जानबूझकर शू सनशी का सरनेम जोर देकर बोला। शू सनशी जोर से हंस पड़ा। हॉल में उसकी हंसी गूंज गई। अज्ञानी को दोष नहीं देना चाहिए। क्या तुम्हें पता है मेरा जूनियर ब्रदर कितना शक्तिशाली है? ओह, सही बात। तुमने तो यह भी नहीं देखा कि कैसे तुम्हारे सारे लोग, 4 टाइटल्ड डुलुओ समेत, मेरे इस छोटे जूनियर ब्रदर के एक सोल स्किल से खत्म हो गए। शायद तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि मेरा जूनियर ब्रदर एक अल्टीमेट डुलुओ है, समझे? सिर्फ 20 साल से थोड़ा ज्यादा उम्र का एक असली अल्टीमेट डुलुओ। शू संशी की बात सुनकर पूरा हॉल चौंक गया। हर तरफ से हैरानी की आवाजें आने लगीं। सबकी नजरें हुओ युहाओ पर टिक गईं। अल्टीमेट डुलुओ क्या होता है? अल्टीमेट डुलुओ इतने दुर्लभ थे कि लोग उन्हें लगभग कथा कहानियों का पात्र मानते थे। डाउ लिंग एम्पायर का सबसे ताकतवर सोल मास्टर हेवनली सन डुलुओ था और वह रैंक 98 तक भी नहीं पहुंचा था। वह अल्टीमेट डुलुओ तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब शू संशी कह रहा था कि यह युवा, जो मुश्किल से 20-25 का लगता था, अल्टीमेट डुलुओ बन चुका है। कोई भी इसे सच मान नहीं पा रहा था। प्राइम मिनिस्टर तक को शक हो रहा था। आखिर यह संभव कैसे है? डुलुओ कॉन्टिनेंट के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि एक 20 साल का युवक अल्टीमेट डुलुओ बना हो। असल में हुओ युहाओ खुद भी हैरान था। उसे पता था कि वह अल्टीमेट डुलुओ नहीं है। वह अभी अभी ट्रांसेंडेंट डुलुओ बना था। थर्ड सीनियर ब्रदर, ये क्या कर रहा है? एक्सु सांशी हल्का हंसकर बोला। मुझे पता है कि आप में से कई लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने शरेक एकेडमी से आई खबरों के बारे में नहीं सोचा? मेरे लिटिल जूनियर ब्रदर ने 7 लगातार लड़ाइयां जीती, ईविल सोल मास्टर्स और क्लास 9 सोल इंजीनियर से मुकाबला किया। उनमें जोंगली वू भी था, होली गोस्ट चर्च का लीडर। यहां तक कि जोंगली वू भी मेरे लिटिल जूनियर ब्रदर से हार गया। उस दिन से मेरे लिटिल जूनियर ब्रदर को स्पिरिट आइस डुलुओ की उपाधि मिली। जोंगली वू को एकेडमी ने रैंक 98 ट्रांसेंडेंट डुलुओ माना था। ये बात अपने आप में साबित करती है कि मैं सच कह रहा हूं। यह भी पता है कि ईविल सोल मास्टर्स आम सोल मास्टर्स से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो अगर जोंगली वू उसके हाथों हार गया, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, वह सच में अल्टीमेट डुलुओ है। और अगर आप चाहते हैं तो आप इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन और ईविल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन पर हुए हमले की जांच कर सकते हैं। यह पता लगाना मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे शूसंशी बोलता गया, वह और आत्मविश्वास से ज़ुएकुई के सारे तर्क ध्वस्त करता चला गया। उसकी हर बात साबित की जा सकती थी। श्रेक सिटी के बाहर हुओ युहाओ की उपलब्धियां झूठ नहीं हो सकती थीं। अगर जोंगली वू हार गया था, तो और क्या निष्कर्ष बचता है? मंत्रियों और जनरल्स में कई सोल मास्टर्स भी थे। वे यह जानते थे कि लगातार लड़ाइयों में सोल पावर कितनी खर्च होती है। जोंगली वू से पहले भी हो युहाओ कई ट्रांसेंडेंट डुलुओ से लड़ चुका था। भले ही मां शाओताओ ट्रांसेंडेंट डोलुओ नहीं थी, लेकिन उसका अल्टीमेट फायर मार्शल सोल उसे लगभग उतना ही शक्तिशाली बनाता था। फिर भी हो युहाओ ने बिना किसी आराम के लगातार जीत हासिल की। ऐसे में सबसे तर्कसंगत बात यही थी कि वह अल्टीमेट डोलुओ है। अल्टीमेट डोलुओ। शू संशी के पीछे खड़ा व्यक्ति अल्टीमेट डुलुओ था। यह बात भी ध्यान देने की है कि क्लास 9 सोल इंजीनियर्स के आने से पहले अल्टीमेट डुलुओ ही सबसे विनाशकारी शक्ति थे। सन मून एम्पायर के उभार से पहले श्रेक एकेडमी को छोड़कर किसी भी जगह पर अल्टीमेट डुलुओ नहीं थे। अल्टीमेट डुलुओ कितने ताकतवर होते हैं?
कहा जाता था कि वे पहाड़ों को हिला सकते हैं, समुद्र भर सकते हैं और एक झटके में पूरी सिटी नष्ट कर सकते हैं। अगर कोई एम्परर के शासन के पीछे अल्टीमेट दुलुओ खड़ा हो, तो यह साम्राज्य के खिलाफ कोई भी बुरी नीयत रखने वाले के लिए सबसे बड़ा डर होता। भले सोल इंजीनियर्स की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी और वे सोल मास्टर्स से ऊपर दिखने लगे थे, लेकिन यह बात सबको समझ आ रही थी कि कोई शक्तिशाली सोल इंजीनियर तभी बन सकता है जब वह पहले एक शक्तिशाली सोल मास्टर हो। यह बात श्रेक एकेडमी ने पूरे महाद्वीप में फैला दी थी। यही कारण था कि सन मून एम्पायर युद्ध शुरू करने को इतना बेचैन था। उन्हें मजबूरी थी कि वे जितनी जल्दी हो सके पूरे महाद्वीप को जीत लें। अगर तीनों एम्पायर्स की तकनीक तेजी से आगे बढ़ने लगी, तो उनके पास मौजूद भारी संख्या में सोल मास्टर्स की वजह से वे सन मून एम्पायर को पार कर सकते थे। लेकिन ये कब होगा, कोई नहीं जानता था। इसलिए सन मून एम्पायर के पास सिर्फ एक रास्ता था, जब तक उन्हें बाकी एम्पायर्स पर पूरी बढ़त है, पूरे महाद्वीप को जीत लेना। और जब वे सफल होंगे, तब उन्हें भी मानना पड़ेगा कि श्रेक एकेडमी सही था। उन्हें सोल टूल्स और सोल मास्टर्स के विकास को साथ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अल्टीमेट डुलुओ अभी भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत थे। क्लास 10 सोल इंजीनियर ही उनसे टक्कर ले सकता है, लेकिन पूरे इतिहास में एक भी क्लास 10 सोल इंजीनियर दर्ज नहीं है। इसलिए अल्टीमेट डुलुओ ही महाद्वीप की सबसे ताकतवर शक्ति थे। हॉल में मौजूद मिनिस्टर्स और जनरल्स जब ये मानने लगे कि हो युहाओ सच में एक अल्टीमेट डुलुओ है, तो उनकी नजर शू संशी को देखने के तरीके पर बदल गई। इसे देखकर सुए कुई और सुए लेंग के चेहरों पर भारी चिंता उभर आई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हालात इस तरह पलट जाएंगे। वे तो ये तक नहीं जानते थे कि हुओ युहाओ इतना शक्तिशाली है। आज जब वे अपने सबसे ताकतवर लोगों को और सन मून एम्पायर के एक क्लास 9 सोल इंजीनियर को साथ लाए थे, तो उनका इरादा था कि वे किसी भी कीमत पर सू संशी और उसके दोस्तों को खत्म कर दें। आखिर सू संशी श्रेक एकेडमी से था और उन्हें नहीं पता था कि एकेडमी उसकी मदद या बदला लेने के लिए क्या करेगी। वे इतना जानते थे कि वे एकेडमी के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें सत्ता हथियाने से पहले सू संशी को मारना जरूरी था, और उसके बाद पिता पुत्र दोनों सेना और फिर सिंहासन पर कब्जा करने की योजना में थे। लेकिन वे बुरी तरह असफल हो गए, और जो असफल होता है उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। सू संशी सुएकुई और सुएलेंग के सामने जाकर शांत स्वर में बोला, हमारे डाओलिंग एम्पायर में अब शाही खून बहुत कम बचा है, और तुम दोनों ने सन मून एम्पायर के खतरे के ठीक बाद अपनी स्वार्थी वजहों से कूप करने की हिम्मत की। तुम दोनों ने मुझे मारने के लिए लोगों को लाया। तुम दोनों में से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। योर हाइनेस, नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत खतरा भांप लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शू संशी ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें श्वेकुई और श्वेलेंग के सिरों पर रख दिया। उसी पल जनरल्स की भीड़ से कुछ लोग आगे की ओर दौड़े ताकि वे शू संशी को रोक सकें। लेकिन सफेद रोशनी की एक झलक उनके सामने आई। तापमान फिर से गिर गया और वे सारे जनरल्स पलक झपकते ही आइस स्कल्पचर्स में बदल गए। किसी ने नहीं देखा कि हुओ युहाओ ने यह कैसे किया। जनरल्स में कई सोल मास्टर्स थे जिनके 7 या 8 सोल रिंग्स थे, लेकिन हुओ युहाओ से उठती सोल पावर फ्लक्चुएशंस ने उन्हें भी कांपने पर मजबूर कर दिया। अगले ही पल 2 भारी आवाजें आईं और ज़ुएकुई तथा सुएलेंग के मुंह और नाक से खून बहने लगा। वे दोनों वहीं गिर पड़े। शू संशी ने एक हैंडकरचीफ निकाला और अपने हाथों को साफ किया, हालांकि उन पर खून का एक भी छींटा नहीं था। उसने कहा, यह एक तथ्य है कि सुएकुई और सुएलेंग ने हमारे एम्पायर के खिलाफ कूप की कोशिश की, इसलिए उन्हें मौत की सजा मिलनी ही थी। लेकिन क्योंकि उनके परिवार और पूर्वजों ने एम्पायर के लिए योगदान दिए हैं और इस समय एम्पायर में शाही खून बहुत कम है, इसलिए उनके परिवारों को माफ किया जाता है, लेकिन उन्हें कॉमनर्स के दर्जे पर उतार दिया जाएगा। क्या सभी इस फैसले से सहमत हैं? अपराधी मर चुके थे और शू संशी के पीछे एक अल्टीमेट डुलुओ खड़ा था। कोई भी उसकी बात का विरोध करने की मूर्खता नहीं करता। शू संशी ने आगे कहा, मुझे पता है कि हॉल में मौजूद कुछ लोग ज़ुएकुई और ज़ुएलेंग से जुड़े हुए थे, लेकिन इस समय एम्पायर को टैलेंट और मैन पावर की जरूरत है। इसलिए मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूं ताकि हमारे पास जो थोड़े लोग बचे हैं उन्हें बचा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जिंदगी की कद्र करेंगे और एम्पायर को बेहतर बनाने में लगे रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर, सुएकुई और सुएलेंग की सेना की कमान कौन संभालेगा, ये निर्णय आपको लेना है। यस, योर हाइनेस, प्राइम मिनिस्टर ने अनिच्छा से उत्तर दिया। इसके बाद शू संशी ने हैंडकरचीफ को मृत सुएकुई के चेहरे पर फेंक दिया। उसने आगे कहा, हालांकि एम्पायर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया है,
लेकिन बाहरी खतरा अब भी मौजूद है और मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं सेना चलाने और युद्ध लड़ने में उतना अच्छा नहीं हूं। आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं कि ऐसा कैसे करना है। मुझे यह भी मानना होगा कि यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक एम्परर की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न हुआ। सुए कुई और सुए लेंग को लगता था कि मैं सत्ता का लालची हूं। वे नहीं चाहते थे कि शू सरनेम वाला व्यक्ति सुए परिवार द्वारा बनाए गए एम्पायर को संभाले। इसी वजह से उन्होंने कूप की। मुझे ये बात बेहद मजेदार लगी क्योंकि मैंने कभी एम्परर बनने की इच्छा ही नहीं की। मैं हमेशा बेफिक्र जीवन जीता आया हूं। इसलिए अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कर देता हूं। ये कहते हुए शू संशी ने अपना पर्पल गोल्ड क्राउन उतारा और जाकर थ्रोन पर रख दिया। उसने कहा, अब जबकि एम्पायर का आंतरिक मामला अस्थायी रूप से स्थिर हो चुका है, अब आप सभी को तय करना चाहिए कि अगला एम्परर कौन होगा। मेरी मां एम्पायर में ही रहेंगी और वही तय करेंगी कि नया एम्परर कौन बनेगा। मैं अभी से प्रिंस रीजेंट के पद से इस्तीफा देता हूं। आज से शू संशी का डाउलिंग एम्पायर से कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं रॉयल ब्लड वाला होकर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूं। यह कहकर वह जांग नानन का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकलने लगा। मिनिस्टर्स और जनरल्स सदमे में थे। ये क्या हो रहा है? क्या वह सच में जा रहा है? क्या उसने अपनी प्रिंस रीजेंट की उपाधि और एम्परर बनने का मौका छोड़ दिया? अभी वर्तमान में शू संशी ही एकमात्र पुरुष था जिसके पास रॉयल ब्लड था और सुएकुई और सुए लेंग के परिवारों को भी बाहर कर दिया गया था। एम्पायर अब क्या करेगा? एम्परर कौन बनेगा? प्राइम मिनिस्टर, जो हमेशा शांत रहता था, घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, योर हाइनेस, कृपया रुक जाइए। सभी मिनिस्टर्स और जनरल्स एक साथ घुटनों पर बैठ गए और बोले, कृपया रुक जाइए, योर हाइनेस। शू संशी ने जांग नानन का हाथ पकड़े हुए रुककर कहा, मैं श्रेक एकेडमी और टैंग सेक्ट दोनों का सदस्य हूं। मैं राजनीति में पढ़ने वाला इंसान नहीं हूं। मैं हमेशा हंसमुख इंसान रहा हूं। लेकिन डाउलिंग एम्पायर आने के बाद मैं मुस्कुराना तक भूल गया। हर दिन मैं अपनी जिम्मेदारियों के भारी बोझ के तले दबा रहा और आप सभी ने मुझे कभी पूरा समर्थन भी नहीं दिया। मैं समझता हूं क्यों। क्योंकि मेरा सरनेम जू है, सुए नहीं। ये अंतर कभी मिट नहीं सकता। इसके अलावा मैंने कभी एम्परर बनने की कला सीखी ही नहीं और न ही सीखने की इच्छा है। मुझे एम्परर बनने में जरा भी रुचि नहीं है। मैंने जो निर्णय लिया है उसे कोई नहीं रोक सकता और आप सभी जानते हैं कि कोशिश भी बेकार होगी। मेरे साथ मेरा लिटिल जूनियर ब्रदर है और आप में से कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अगर आप अब भी चाहते हैं कि जुए परिवार की सत्ता बनी रहे तो मेरी मां को पर्दे के पीछे से शासन करने दें। आखिर उनका सरनेम जुए है। आप सबके लिए उन्हें स्वीकार करना आसान होगा। भविष्य में जब हमारी पहली संतान होगी, मैं उसका सरनेम सू रखूंगा और अगर कोई विरोध नहीं करेगा तो मैं उसे डाउलिंग एम्पायर में ही शिक्षा दिलाने के लिए भेज दूंगा। बस, मैं इतना ही कहना चाहता था। अब विदा। इसके बाद शू संशी ने जांग नानन का हाथ पकड़ा और एक छलांग में ऊपर उठकर छत में बने छेद से बाहर उड़ गया। फिर हुओ यूहाओ, तांग वुतोंग, ये गुई, नान क्यू क्यू और जी जुएचन 7 रोशनियों की तरह उड़ते हुए उसके पीछे निकल पड़े। सुए लिंगसुन उस जगह बैठ गई जहां अभी तक शू संशी बैठता था। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि शू संशी ऐसा कदम उठाने वाला है। वह शरारती लड़का पहले बता तो देता और वह ऐसे ही चला गया। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसने अपने सभी विरोधियों को खत्म किया और बिना ठीक से विदा लिए चला गया। यह उसके उन सारे गुस्सों का जवाब था जो उसने अब तक दबाकर रखे थे। हालांकि डाउलिंग एम्पायर की आंतरिक राजनीति अब स्थिर हो चुकी थी, पर बिना नेता के एम्पायर कैसे चलेगा? लेकिन यह भी सच था कि शू संशी ने पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाया था। आखिर उसने जाने से पहले हुओ यूहाओ का परिचय इसलिए करवाया था ताकि मिनिस्टर्स और जनरल्स याद रखें कि सुए परिवार के पास एक अल्टीमेट दुलुओं का समर्थन है और उसकी मां के पीछे श्रेक एकेडमी और टैंग सेक्ट दोनों खड़े हैं। वह उन्हें चेतावनी देना चाहता था कि सुए परिवार से सत्ता छीनने का प्रयास करने से पहले 2 बार सोचें। ये कदम बहुत चतुराई भरा था, लेकिन सुए लिंगसुन को अब भी लगता था कि सिंहासन छोड़ना उसके बेटे की बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने आखिर समझ लिया कि हर व्यक्ति अपने अपने कामों के लिए बना होता है। आसमान में उड़ते हुए शू संशी जोर से हंस पड़ा। उसके चेहरे पर वह मुस्कान लौट आई थी जो लंबे समय से गायब थी। जांग नानन ने भी हल्की मुस्कान दिखाई। वह शू संशी को सबसे ज्यादा समझने वाली इंसान थी। वह समझती थी कि प्रिंस रीजेंट बनने के बाद से वह कितना दबाव सहन कर रहा था। अब जब वह इस बोझ से आजाद था, वह कैसे खुश न होती। संशी, क्या हम ऐसा करके ठीक कर रहे हैं? जांग नन्नन ने धीरे से पूछा।
शूसंशी ने हंसी रोककर भी मुस्कुराते हुए कहा, इसमें गलत क्या है? हमने एम्पायर को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर ली। एम्परर बनकर क्या करना है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इन बातों की परवाह करता हूं? इस दुनिया में मेरे लिए सबसे जरूरी चीजें सिर्फ कुछ ही हैं। मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और तुम। इतनी ताकत का क्या फायदा जब तुम्हारे साथ दुनिया घूमने का मजा ही नहीं ले सकूं? मैं बहुत खुश हूं कि उन लोगों की पकड़ से आजाद हो गया। क्या तुमने देखा कि जब हम जा रहे थे तो उनके चेहरों पर कैसा गुस्सा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने गंद खा ली हो। लिटिल जूनियर ब्रदर, तुमने उन लोगों का क्या किया? हुओ युहाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने सब संभाल लिया है। वे सोल मास्टर्स सिर्फ सुएकुई और सुएलेंग के आदेश पर काम कर रहे थे। मैंने इंटेरोगेशन किया और उन्होंने माना कि वे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए नए लीडर के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। मैंने उन पर एक सील लगा दी है और उस सील को नियंत्रित करने की विधि आपकी मां को दे दी है। अगर वह किसी भी तरह की बुरी नीयत रखेंगी तो वे तुरंत मर जाएंगे। नेक्रोमैंसर के उत्तराधिकारी होने के नाते हुओ युहाओ के लिए यह सील लगाना मुश्किल नहीं था। उन टाइटल्ड डाउलुओ, सोल डाउलुओ और सोल सेजेस की मदद से ज्वेलिंगसुन खुद को सुरक्षित रख पाएगी। यही कारण था कि शू सांशी बेफिक्र होकर जा सका। मैं तो पागल हो जाता अगर अपनी जिम्मेदारियों से आजाद होने के बाद भी वहां रुकता। शू संशी ने स्वीकार किया। हुओ युहाओ ने विषय बदलने की कोशिश की। थर्ड सीनियर ब्रदर, आपने मेरे साथ ये कैसी धोखेबाजी कर दी? मैं कब अल्टीमेट डुलुओ बन गया? क्या आपको पता है कि आज आपने जो कहा वो पूरे कॉन्टिनेंट में आग की तरह फैल जाएगा? होली गोस्ट चर्च और सन मून एम्पायर वैसे ही मेरे पीछे पड़े हैं। अब मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। शू संशी ने शरारती हंसी के साथ कहा, अरे आओ ना, तुम भले ही अभी अल्टीमेट डुलुओ न बने हो, लेकिन उससे बहुत अलग भी नहीं हो, है ना? मैं भले टाइटल्ड डुलुओ न हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि ताकत पहचान न सकूं। जब तुमने उन लोगों को संभाला, तुम्हारा ऑरा एक अल्टीमेट डुलुओ जैसा ही था। तुमने एक सोल स्किल से इतने ताकतवर सोल मास्टर्स को आइस में बदल दिया। इससे साफ है कि तुम्हारी फाइटिंग पावर अल्टीमेट डुलुओ के बराबर है। ऊपर से तुमने खुद बताया है कि तुम्हारी वुटोंग के साथ मार्शल सोल फ्यूजन कितनी जबरदस्त है। तो अब हमें बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम दोनों मिलकर अब कुछ कुछ अल्टीमेट डुलुओ के बराबर ही हो। ऐसे में टैंक सेक्ट को भी आगे चलकर तुम पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, और एकेडमी भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। शायद तुम जल्द ही सी गॉड्स पवेलियन के मास्टर भी बन जाओ, क्योंकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। हुओ युहाओ का चेहरा कड़वा हो गया। तीसरे सीनियर, तुम्हें पता है भारी प्रेशर में रहना कितना दर्दनाक होता है? क्या मैं दर्द में नहीं हूं? तुम्हारी बातों की वजह से अब मुझे तो एकेडमी वापस जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। शू संशी ने आह भरी और बात बदल दी। उसने कहा, जब टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन डाउलिंग सिटी में आकर मोर्चा संभालेगा, तब देखना मेरी मां कैसे उन अधिकारियों और जनरलों को संभालती है। भले ही वो कभी कभी बातों में हद पार कर जाती हैं, लेकिन वो बहुत समझदार हैं। उनकी ये समझदारी ही मुझे उनसे मिली है। साम्राज्य को संभालना उनके लिए ज्यादा आसान है। कम से कम उन्होंने महल में ही बचपन बिताया है। उन्हें राज चलाने के कुछ तरीके और नियम अच्छी तरह आते होंगे। मैं क्या जानता हूं? मुझे तो उन अधिकारियों और जनरलों ने बार बार खेला। मैं दिखने में भले ही प्रिंस था, पर मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती थी। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना निकाल लेते थे। अब सब अच्छा है, मैं सब छोड़कर जा सकता हूं। टैंक सेक्ट कहीं ज्यादा आरामदायक है। जहां तक तुम्हारी समस्या की बात है, तुम खुद संभाल लेना। अगर तुम सच में नहीं करना चाहते, तो मैं बाकी सबको जाकर बोल दूंगा। कह दूंगा कि तुम और वुटोंग दोनों ठीक हो। हुओ युहाओ ने होंठ मोड़े और कहा, क्या तुम ये सब मेरे भले के लिए कर रहे हो? इसमें इस दुनिया की बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। हाँ, तीसरे सीनियर, जब मैं वुटोंग का इलाज करवा रहा था, इस दौरान सन मून एम्पायर की क्या स्थिति रही? क्या सन मून एम्पायर ने कुछ किया? शू संशी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता नहीं। तुम भी जानते हो, सन मून एम्पायर जानकारी छिपाने में सबसे आगे है। अगर वो किसी जानकारी को बंद करना चाहें, तो कोई कुछ नहीं जान सकता। सन मून एम्पायर की सेना गायब है। वो शायद हेवनली सोल एम्पायर के अंदर कहीं है, लेकिन कहां, कोई नहीं जानता। पता नहीं कब सामने आ जाए। उनके पास सिर्फ दो टारगेट हैं, डूलिंग एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर। ओह हाँ, लगता है एकेडमी भी ज्यादा उदार हो गई है। उन्होंने डूलिंग एम्पायर के एलिट्स को वापस बुलाने के साथ साथ टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन को भी मदद को भेजा है। ऐसा क्यों? हुओ युहाओ हंसते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास इतने सारे क्लास 9 स्टेशनरी सॉल कैनन शेल्स हों, तो तुम भी खुद ब खुद उदार हो जाओगे। क्या? शू संशी चिल्ला उठा। युहाओ,
ये मत कहना कि तुमने सन मून एम्पायर का इंपीरियल पैलेस लूट लिया, वरना तुम्हारे पास इतने सारे क्लास 9 शेल कैसे आए? ये तो स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज हैं। सन मून एम्पायर भी इन्हें कम ही इस्तेमाल करता है। हो यू हाउ ने उसे बताया कि उसने इंपीरियल ड्रैगन सॉल इंजीनियर लेजियन को कैसे लूटा। पूरी कहानी सुनने के बाद एक्सु सांशी ने उसे थम्स अप दिया। एक्सु सांशी तो सच में चाहता था कि वो उन सोल इंजीनियर लीजेंड्स के हर एक आदमी को मार दे जिनसे यूहाओ भिड़ा था। यूहाओ, सेक्ट में वापस जाकर अब तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम सेक्ट को बिल्कुल नया बनाने वाले हो या कुछ और? हुओ यूहाओ ने थोड़ी देर सोचा और बोला, हालात अभी काफी उलझे हुए हैं। मुझे पहले कुछ पक्की जानकारी इकट्ठी करनी होगी, तभी कुछ तय कर सकता हूं। मैं इस बार तुम सबके साथ वापस नहीं जाऊंगा। तुम एल्डर श्वेन को जाकर बता देना कि मैं और वुटोंग बिल्कुल ठीक हैं। हम सन मून एम्पायर जा रहे हैं जानकारी लेने। जैसे ही पुख्ता जानकारी मिलती है, वापस रिपोर्ट कर दूंगा। साथ ही हम उनकी सेना को थोड़ा देर करवाने के लिए भी कुछ करेंगे। मुझे पता था तुम फिर भागने वाले हो। ठीक है, जाओ, पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। लेकिन लगता है मैं फालतू ही चिंता कर रहा हूं। तुम्हारी मौजूदा क्षमताओं में, खासकर तुम्हारी कंसीलमेंट एबिलिटी में, तुम्हें कोई आसानी से पकड़ नहीं सकता। अल्टीमेट डुलुओ के लिए भी आसान नहीं होगा। हो युहाओ ने सिर हिलाया। मैं इतना भी आशावादी नहीं हूं। कुछ भी असंभव नहीं है। होली गोस्ट चर्च सिर्फ मेरे पीछे नहीं है। मुझे लगता है डीतियन भी मुझ पर नजर रख रहा है। वो कभी भी सामने आ सकता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अभी डीतियन से लड़ सकता हूं? शू संशी हल्का कांप गया। छोटे जूनियर, मुझे मत डराओ। अगर ऐसा है तो हमें जल्दी अलग हो जाना चाहिए। तुम दोनों तो फिर भी भाग सकते हो। हम लोगों का क्या? कम लोगों में होना बेहतर है। वो युहाओ उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराने लगा। अचानक ये गुई उड़कर आई और थोड़ी नाराज होकर बोली, वो अब अल्टीमेट डुलुओ कैसे हो गया? हो युहाओ, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। हो युहाओ ने उसकी तरफ देखा और ईमानदारी से बोला, गाई, इस बार की मदद के लिए धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो शायद बाकी सब हमारा आने तक टिक नहीं पाते। ये गुई का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा, तुमने मुझे कभी अपना नहीं माना। क्या? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो युहाओ हैरान था। ये गुई ठंडे स्वर में बोली, मैं भी टैंक सेक्ट का हिस्सा हूं। अपने साथियों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तुम मुझे इस तरह ऊपर से क्यों धन्यवाद दे रहे हो? मैं तुम्हें ड्यूअल के लिए चुनौती देती हूं। हुओ युहाओ उलझन में उसे देखता रहा। उसने आह भरी और पूछा, ठीक है, कहां? यहां। ये ग्वाई ने आसमान की तरफ इशारा किया। उसकी 6 पंखों वाली विंग्स फड़फड़ाते हुए वो ऊपर उठ गई। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया, थोड़ा बेबस होकर, और उड़कर उसके पीछे गया। जियांग नानन की भौहें सिकुड़ गईं। शू संशी तो और भी चौंक गया। वो क्या करना चाहती है? आते ही लड़ाई? और युहाओ भी एक है, क्यों मान गया? तांग वुतोंग मुस्कुराई और बोली, वो उसे इतने समय से पसंद करती है। अभी उसका मन परेशान है, और कुछ नहीं। वो बस अपने मन की भड़ास निकाल रही है। नान च्यूकियू हैरान हुई, तुम्हें कैसे पता? तेंग वुतोंग ने अपने गुलाबी नीले बड़े आंखों में थोड़ी बेबसी के साथ कहा, मैं अंधी नहीं हूं। वो युहाओ को कैसे देखती है, ये साफ दिखता है। असल में वो मुझे चुनौती देना चाहती है, पर उसे पता है कि मुझसे लड़ने पर वो रुक नहीं पाएगी। इसलिए वो युहाओ पर अपनी भड़ास निकाल रही है। कोई बात नहीं, मैं उसे वेंट करने दूंगी। ये सेक्ट की शांति के लिए जरूरी है। स्यू संशी ने उसे थम्स अप दिया और प्रशंसा भरी नजरों से देखा। महान, तुम सच में बड़े दिल वाली औरत हो। क्यों ना तुम युहाओ को कुछ और पत्नियां रखने दो। अगर वो चाहे तो टैंक सेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। शायद वो वॉर गॉड एम्प्रेस भी टैंक सेक्ट में आ जाए। शायद आखिरकार श्रेक एकेडमी ही पूरे कॉन्टिनेंट पर शासन करे। हा हा हा। वूटोंग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? थोड़ा अजीब लग रहा है। टैंग वूटोंग ने तड़क कर कहा, लगता है तुम पिटाई मांग रहे हो। चलो, मैं तुम्हें भी चुनौती देती हूं। ट्रांसेंडेंट डुलुओ बनने के बाद मैंने ढंग से लड़ाई ही नहीं की। तुम मेरे प्रैक्टिस पार्टनर बन जाओ। इससे शायद तुम टाइटल डुलुओ बनने का रास्ता भी पा जाओ। सिस्टर नानन, तुम तो मुझे रोकोगी नहीं ना? जांग नानन का चेहरा अब सामान्य था। कुछ लोगों की जुबान ही ढीली होती है। ऐसे लोग पिटाई के लायक होते हैं। वूटोंग, बिल्कुल मत छोड़ना। उधर आसमान में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हुओ युहाओ के खिलाफ ये गुई ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने शुरुआत करते ही अपना मार्शल सोल ट्रू बॉडी इस्तेमाल कर लिया। हुओ युहाओ के चेहरे पर लाचारगी थी। उसने सिर्फ रक्षा पर ध्यान दिया और ये ग्वाई को जितना चाहा हमला करने दिया। लेकिन उसकी हर एक अटैक को युहाओ ने आसानी से निष्क्रिय कर दिया। मानना पड़ेगा कि ये ग्वाई के हमले बहुत मजबूत थे। हुओ युहाओ सचमुच प्रभावित हुआ।
लड़ाई खत्म होते होते उसकी कमीज कई जगह फट चुकी थी। कुछ जगह तो हल्की सी जल भी गई थी। उसे जाने से पहले कपड़े बदलने पड़े। ये ग्वाई भी पूरी तरह थक चुकी थी। अपनी आखिरी सोल पावर तक इस्तेमाल करके ही वो रुकी। हुआ युहाओ को बस एक कमीज का नुकसान हुआ, लेकिन ये ग्वाई के मन में काफी हल्कापन आ गया था। पर फिर भी वापसी के पूरे सफर में वो चुप रही। 1 घंटे बाद सभी अलग हो गए। हुआ युहाओ ने टैंग वुतोंग को पकड़ा और हेवनली सोल एम्पायर की दिशा में उड़ चला। शू संशी ने एक हाथ हिलाकर उन्हें विदा कहा और दूसरे हाथ से अपने चेहरे की सूजन दबाई। तंग वुतोंग की शक्ति अब बहुत बढ़ गई थी। उसका श्वानवू शील्ड भी उसे रोक नहीं पाया। पर वुतोंग ने जांग नानन की वजह से ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। पर यह लड़की चेहरे पर क्यों मारती है? शू संशी मन ही मन शिकायत कर रहा था। दूर सामने हेवनली सोल एम्पायर था। हुओ युहाओ तांग वुतोंग का हाथ पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। हेवनली सोल एम्पायर अब रहा ही नहीं। वो पूरी तरह मिट चुका था। सन मून एम्पायर ने पूरी हेवनली सोल एम्पायर पर कब्जा कर लिया था, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट का आधे से ज्यादा हिस्सा उनके नियंत्रण में आ गया। डुलवो कॉन्टिनेंट बनने के बाद कभी किसी एम्पायर ने इतना बड़ा इलाका नहीं घेरा था। स्टार लुओ और दाउ लिंग एम्पायर मिलकर भी सन मून एम्पायर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक इंसान की लड़ाई की शक्ति किसी एक लड़ाई में फर्क ला सकती है, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट की स्थिति नहीं बदल सकती। हुओ युहाओ को यह बात साफ समझ में आती थी। सन मून एम्पायर कभी युद्ध रोकने वाला नहीं था। जैसे जैसे ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स विकसित होंगे, उनकी शक्ति और तेजी से बढ़ेगी। सन मून एम्पायर के मौजूदा ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स अभी थोड़े साधारण दिखते थे। सिर्फ क्लास 9 वाले ही खतरनाक थे। ये पता नहीं कि निचले दर्जे के सोल इंजीनियर्स इन्हें कैसे नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन यह साफ था कि उनकी क्षमता पहले से बेहतर हो चुकी थी। अगर इन ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स की वजह से सोल इंजीनियर लीजेंड्स ज्यादा स्टेशनरी शेल्स और मिल्क बॉटल्स ले जा सकें और उनकी रक्षा शक्ति भी बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से उनकी कुल शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।